अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी आज की जो मेरी वीडियो है ना, ये मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो जनवरी इनटेक में 2024 में जी यूके आना चाह रहे हैं या उसके लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं। तो उनके लिए जी मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोगों ने प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और जो बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी वो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आपने जी अप्लाई करते वक़्त इन सारी बातों का बहुत ख़्याल रखना है, क्योंकि ये वाली गलतियाँ ऑलरेडी सितंबर के इनटेक में बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं जी, जिनकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ी है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोग ये गलतियाँ ना करें। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊँ, वैसे ये पहला इनटेक होगा जो डिपेंडेंट वीज़ा स्टूडेंट, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में आ रहे हैं, उनके डिपेंडेंट्स को इन्होंने बंद कर दिया कि वो अब अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं ला रहे। तो उस मतलब पाबंदी के बाद ये पहला इनटेक है जी जो जनवरी का आ रहा है। सितंबर वाले तो फिर भी साथ ला सकते थे, इनको अलाउ था। ये रूल इनका जो है ना, ये जनवरी से स्टार्ट होना था। ये जो रूल है ना, ये जो अनलेस दे आर स्टडिंग पोस्ट रिसर्च प्रोग्राम, यानी कि पीएचडी वाले जो हैं, मास्टर बाय रिसर्च प्रोग्राम्स में जो आ रहे हैं, तो वो अपने डिपेंडेंट्स को फिर भी ला सकते हैं। बाकी जी सबके डिपेंडेंट्स इन्होंने बंद कर दिए। और अगर आप जनवरी इनटेक में जी यूके आ रहे हैं, तो आपने 5 बातें ये ज़हन में ज़रूर रखनी है अप्लाई करते वक़्त। ये गलतियाँ आपने बिल्कुल नहीं करनी। जैसा कि मैंने बताया है, सितंबर के इनटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलतियाँ की हैं और उन्हें बहुत सारी जी प्रॉब्लम्स फ़ेस करना पड़ी है, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट भी हुआ है और उनको जी काफ़ी मतलब और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ी है। तो आपने इन चीज़ों को अपने ज़हन में ज़रूर रखना है अप्लाई करते वक़्त। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताती हूँ जी, आपने जो अपने ज़हन में रखना है, सबसे पहले आपने जो पाउंड का रेट है ना, बैंक स्टेटमेंट अपनी मतलब बनाते वक़्त आपने उसको ज़हन में रखना है। अभी 1 महीना पहले तक आपको पता है पाउंड का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ था। 405 पाकिस्तानी रुपीज़ तक 1 पाउंड जो यूके का वो गया हुआ था, लेकिन आज अगर मैं देखूँ अगर तो आज 340 पे आ गया हुआ है। तो आपने कोशिश करनी है, अब ये इतना नीचे आ गया हुआ है, तो आप कोशिश करें कि हो सकता है ये एकदम ऊपर जाए, क्योंकि आपने 28 दिन के लिए जो अपनी बैंक स्टेटमेंट में पैसे शो करवाने हैं। तो क्योंकि बहुत सारे ये जो सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स थे, 2 दिन पहले जी उनका पूरी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होने में रहते थे, तो एकदम जो है ना वो पाउंड बहुत ऊपर चला गया था। तो उन बेचारों को जी वो जो है फिर वो उनके पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, तो जिसकी वजह से जी उन्हें एक्स्ट्रा फ़ीस भी पे करनी पड़ी, उनका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुआ, तो बहुत सारे मसले हुए। तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो पैसे रखने हैं 28 दिन के लिए जी, वो आपने ये कैलकुलेट करके, ये जो कहते हैं कन्वर्जन रेट जो है ना पाउंड का, ये ज़हन में रख के आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर पैसे रखने हैं। अगर आज 340 है ना, आज का अगर मैं आपको रेट बताऊँ, 1 पाउंड जो यूके का पाकिस्तानी 340 रुपए का है, तो आप इसको कर लें 380 के करीब ज़हन में रख लें। 370 380, क्योंकि आगे वैसे इसने ऊपर ही जाना है, ये बहुत नीचे आया हुआ है। तो आप ये ज़हन में रख के अपनी स्टेटमेंट के पैसे बैंक में रखिएगा, ताकि अगर पाउंड ऊपर भी जाए तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो इफ़ेक्ट ना हो इससे। इसके अलावा भी जो आपने अपने एक्सपेंस कैलकुलेट करने हैं, वो आपने बैंक स्टेटमेंट और जो भी एक्सपेंस है उनको उनको मार्जिन रख के ना अपने ज़हन में मार के इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग जी आपने ना उतने पैसे अपने अकाउंट में रखने हैं। होप सो जी आप लोगों को मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जो दूसरी आपने करनी है, मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद जी जितनी जल्दी हो सके ना, आपकी जो पे योर इनिशियल फीस जो है ना, उसको जितनी जल्दी हो सके पे कर दें, क्योंकि आजकल मैं जैसे आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें देखिए पाउंड पे डिपेंड कर रही हैं। पाउंड फिर नीचे आया हुआ है, हो सकता है पाउंड कल को ऊपर मतलब चला जाए, तो फिर ये है कि फिर पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको पता है 3-4 लाख का तो ऐसे ही फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपकी इनिशियल फ़ीस मतलब 5,000 पाउंड है, 4,000 पाउंड है, 6,000 पाउंड है, तो उसके पीछे आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है पैसों का। तो आप आजकल पाउंड का रेट बहुत अच्छा है, मतलब नीचे आया हुआ है, तो आप जो है ना ये जितनी जल्दी हो सके ये फीस पे कर दें। उससे जी आपकी काफ़ी मतलब थोड़ा पैसे कम लगेंगे, आपके पैसे बच जाएँगे, वरना थोड़ा-सा भी पाउंड अभी ऊपर गया, तो फिर आपको 3-4 लाख का फ़र्क आपकी फ़ीस के अंदर पाकिस्तानी रुपीज़ में पड़ जाएगा। उसके अलावा थर्ड पे मैं अगर आपको कहूँ, तो आप लोगों ने जी इंग्लिश का जो टेस्ट आपकी यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड है, आप उसी के ऊपर अपना टाइम मतलब लगाएँ, उसी पे फ़ोकस करें, बजाए इसके कि और टेस्ट करें। सबसे ज़्यादा वैसे जो यूनिवर्सिटीज़ माँगती है, वैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि उनको कौन-सा इंग्लिश का टेस्ट रिक्वायर्ड है ना। वैसे
ज़्यादातर जो होता है वो आइल्स ही होता है, आपको पता है, और पीटी, ये 2 टेस्ट होते हैं जिन पे आप फोकस करें और अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे भी जाकर देखें जिन्होंने कौन से इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट रखी है। तो आपको मैं फिर कहूँगी उसी पे फोकस करें और किसी और इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट पे ना टाइम वेस्ट ना करें। उसके बाद मैं आप लोगों को जो कहती हूँ जी, आपने ना आगे आपको पता ही है यूके में क्रिसमस आ रहा है ना, तो आप लोग कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके ना, जनवरी इनटेक के लिए भी आप है तो आप अपनी बायोमेट्रिक की जो है ना अपॉइंटमेंट है वो जल्दी ले लें, क्योंकि आगे क्रिसमस की छुट्टियां हो जानी है और फिर जी काफ़ी सारे लोग आपको पता है छुट्टियों पे चले जाते हैं, थोड़ा प्रोसेस जो है ना वो स्लो हो जाता है और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स सितंबर इनटेक में भी नहीं आ सके, रिफ्यूज़ हुए हैं उनके वीज़े या किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो वो भी होंगे, तो इस वजह से थोड़ा रश हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप ना बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट ले लें, और आपको पता है बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट आप तभी ले सकेंगे अगर आपने यूनी की फीस पे की होगी और बहुत सारी जो इसकी रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी हैं बायोमेट्रिक से पहले की तो वो आपने सारी जो है ना कंडीशंस मीट की होंगी, तो ही आप बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो कोशिश करें जी आप फीस जमा करा दें, अपनी बैंक स्टेटमेंट को अभी से मैच्योर करना शुरू कर दें, ताकि आप लोगों को आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और बायोमेट्रिक की भी जो है ना अपॉइंटमेंट वो ज़रूर ले लें। और इसके बाद जी मैं यही कहूँगी कि सबसे ज़रूरी जो है ना वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, एज़ सून एज़ पॉसिबल जी अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है जनवरी इनटेक वाले जी वो स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आपने जी अपना वीज़ा नवंबर में फ़ाइल करना है, तो आपको जी उससे पहले-पहले आपकी 28 दिन की जो है ना बैंक स्टेटमेंट वो मैच्योर होनी चाहिए। आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे की हो, आपने इंटरव्यू पास किया हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना तभी हो सकेंगी कि अगर आपने ये सारे काम किए होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जी, आप लोग अभी ज़रा जल्दी कर लें, अगर आप लोग जनवरी इनटेक में आना चाह रहे हैं यूके, तो अपनी बैंक स्टेटमेंट अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि आप दिसंबर से की छुट्टियाँ जो क्रिसमस वगैरह की उससे पहले-पहले अपने सारे जो से प्रोसेसेस हैं वो क्लियर कर लें। और वैसे अच्छा होता है कि आप इससे भी जल्दी कर दें, मतलब ये अभी जैसे अक्टूबर चल रहा था, तो आप लोगों को जिन लोगों ने अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और उनकी बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है, वो तो बहुत लकी हैं। अच्छा ये होता है कि अगर आप 1 माह पहले भी आ जाए ना कुछ टाइम यहाँ यूके में, तो उससे ये होता है जी आपको शुरू में आके आपकी जॉब सर्च करने में आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, थोड़ा सेटल होने में टाइम मिल जाता है यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि ज़ाहिर है नई जगह होती है, तो आप लोगों के लिए आसानी होती है शुरू में आके कुछ टाइम से ना आप समझ जाते हैं रूल्स, अपने रूट्स जो यूनिवर्सिटी के होते हैं, कुछ यहाँ यूके के जो रूल्स हैं, कैसे रहना है, क्या करना है, अपनी अकोमोडेशन मतलब अच्छी अगर आप लोगों के पास नहीं, आप जहाँ पे आते हैं आपको लगती है आप और अच्छी ढूँढ सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जो आपने यहाँ पे आके भी करने होते हैं। तो वो फिर अच्छा होता है कि आप थोड़ा पहले आ जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी भी अगर आप लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से प्रोसेस स्टार्ट करें, आगे टाइम बहुत कम रह रहा है। मैं फिर कह रही हूँ आगे क्रिसमस की छुट्टियाँ आएँगी तो फिर बायोमेट्रिक्स की जो अपॉइंटमेंट है उनमें मसला होगा। तो आप ये प्लीज़ होप सो जी आप लोगों को मेरी ये जो बातें हैं अच्छी लगी होंगी। जी कुछ और इम्पोर्टेंट एक तो बातें हैं मैं आप लोगों के साथ जो जल्दी से शेयर कर देती हूँ जी। आप स्टूडेंट आ रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें कि अगर आप पाकिस्तान में आपको ड्राइविंग आती है तो वेल एंड गुड, आपके पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत अच्छा है, तो आप उसको इंटरनेशनल करवा के ले आएँ। वैसे तो अगर इंग्लिश में हो तो वो भी यहाँ पे चल जाता है 1 साल के लिए जी, ड्राइविंग लाइसेंस जो इंटरनेशनल है ना, आप यहाँ पे आके चला सकते हैं पाकिस्तान का। तो अगर आपका उर्दू में भी है तो आप उसको 1 साल के लिए इंटरनेशनल हो जाएगा, यहाँ पे करवा के ले आएँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा शुरू के दिनों में आके। आपने अगर यहाँ पे आके जॉब करनी है कुछ इससे रिलेटेड, तो बहुत सारी मतलब जॉब्स में रिक्वायर्ड होता है जी ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपने ये ज़रूर करना है। एक और जी, या कोई 1-2 अगर छोटे-मोटे काम आप सीख के आ सकते हैं तो वो आ जाएँ, जो आपके यहाँ पे आके जी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और इंग्लिश का तो वैसे ही मतलब आपको पता है यहाँ पे हर जगह पे इंग्लिश ही बोली जाती है। आपने कहीं भी जॉब वगैरह के लिए जाना है तो आपका वैसे भी यूनिवर्सिटी के लिए भी इंग्लिश का टेस्ट आपने पास किया होता है, तो वो भी हो तो वो भी वेल एंड गुड है आपके लिए। और उसके बाद जी आप लोगों को यहाँ पे आके पैदल बहुत चलना पड़ता है, चाहे फीमेल हो मेल हो। यहाँ पे इन्होंने रोड ही इस तरह डिज़ाइन किए होते हैं, जिस साइड पे बस नहीं जा सकती, गाड़ी नहीं जा सकती, यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं यहाँ पे वो, या बाइक वगैरह जा सकती हैं, वो भी ये जो उबर ईट पे डिलीवरी करने वाले हैं ये जा सकते हैं, या फिर पैदल लोग जाते हैं उन रास्तों के ऊपर। तो आप लोगों को जी अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करके आना चाहिए, यहाँ पे आके आपको पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जी इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में।